नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल में। आज हम ऐसे टॉपिक पे बात करने वाले हैं, वो है कि वियतनाम को कैसे एक्सपोर्ट किया जाता है। तो दोस्तों, हर एक जो बंदा रहता है जो एक्सपोर्ट करना रहता है वो यूरोप और यूएसए के पीछे एक्सपोर्ट करने के लिए भागता है, लेकिन वियतनाम ऐसी कंट्री है यहाँ पे इंडिया का जो फूड जो रहता है, जो सी फूड्स और जो रॉ मटेरियल रहते हैं, इसके लिए बहुत सारा फेमस भी है। यहाँ पे बहुत सारा एक्सपोर्ट होता है इंडिया का। तो दोस्तों, आज इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कि वियतनाम को कैसे एक्सपोर्ट किया जाता है। वियतनाम को ऐसे कौन से प्रोडक्ट है जो सबसे ज्यादा इंडिया से एक्सपोर्ट होता है, इसके बारे में मैंने स्टेप बाय स्टेप पूरा प्रोसेस बताया हूँ। क्योंकि वियतनाम ऐसी एक कंट्री है, यहाँ पे बहुत क्वालिटी वाला प्रोडक्ट चलता है और यहाँ पे मार्जिन भी बहुत अच्छी मिलती है। इस वीडियो में मैंने कितनी प्रॉफिट मार्जिन है, कौन से डॉक्यूमेंटेशन लगता है और यहाँ से एक्सपोर्ट करके आप कितना प्रॉफिट कमा सकते हो, इसके बारे में मैंने स्टेप बाय स्टेप पूरा बताया है। तो इस वीडियो को आप लास्ट तक जरूर देखिए, क्योंकि वियतनाम एक ऐसी कंट्री है कि यहाँ पे बहुत सारा एक्सपोर्ट इंडिया से होता है। दोस्तों, आपके मन में सवाल होगा कि वियतनाम को एक्सपोर्ट करने पे आपको बैन तो नहीं है, उन कंट्री को आप अगर एक्सपोर्ट करते हो तो बैन तो नहीं है। नहीं है दोस्तों, इसमें कोई बैन नहीं है। गवर्नमेंट ने इसको ओपन जनरल लाइसेंस, यानी आपको किसी की परमिशन लेने की जरूरत नहीं, कौन से इसकी जरूरत नहीं रहती, इसलिए आपको ओजीएल इसके थ्रू आपको आसानी से एक्सपोर्ट हो जाता है। यहाँ पे कोई बैन भी नहीं है। दोस्तों, अच्छी बात यह है कि ये फ्री ट्रेड अग्रीमेंट रहता है, इसमें आने के कारण आपको कोई इस पे एक्सपोर्ट ड्यूटी लगती नहीं है। ये फ्री ड्यूटी रहता है। जब आप एक्सपोर्ट वियतनाम को करते हो तो आपको फ्री ट्रेड अग्रीमेंट रहने के कारण आपको कोई ड्यूटी देने की जरूरत नहीं रहती है, क्योंकि भारत के साथ वियतनाम का बहुत सारा संबंध अच्छा है, इसलिए आपको फ्री ट्रेड अग्रीमेंट का वहां पे बेनिफिट मिलता है, जो सीओ सर्टिफिकेट ऑफ ओरिजिन में इसको बेनिफिट मिलता है। तो आप जो एक्सपोर्ट करते हो तब हर एक प्रोडक्ट का एक डिजिटल वाला जो एचएस कोड रहता है, क्योंकि इसके बिना आपका एक्सपोर्ट होता नहीं है। जैसे कि अगर आप मिर्च एक्सपोर्ट कर रहे हो तो मिर्च एक्सपोर्ट करते हो तो आपको 0904 उसका एचएस कोड रहता है। अगर आप उसमें चावल एक्सपोर्ट कर रहे हो तो चावल का एचएस कोड आता है 10061, ये एचएस कोड रहता है। आप जब भी शिपिंग बिल फाइल करते हो, जब एक्सपोर्ट करते हो, उसको आपको एचएस कोड का इस्तेमाल करना रहता है। तो इन 8 डिजिट का एचएस कोड आपको हर डॉक्यूमेंट्स में आपको लगाना रहता है। दोस्तों, आपके मन में सवाल होगा कि वियतनाम में सबसे ज्यादा जो इंडिया का जो प्रोडक्ट है वो क्या एक्सपोर्ट होता है, वहां पे सबसे ज्यादा क्या डिमांड है। दोस्तों, उसमें जो आता है जो एग्रीकल्चर जो प्रोडक्ट है उसकी बहुत सारी डिमांड है, जैसे मक्का, मूंगफली, मसाले, मिर्च, इनकी बहुत सारी डिमांड है। यहाँ पे आप आसानी से एक्सपोर्ट करके लाखों का प्रॉफिट कमा सकते हो। इनकी बहुत सारी डिमांड वियतनाम में है। दोस्तों, इसके साथ में सबसे ज्यादा डिमांड जो है वियतनाम में वो है फ्रोजन, जो बफेलो का जो बोनलेस मीट रहता है, इनका तो बहुत सारा डिमांड है। यहाँ से बहुत सारा इंडिया से एक्सपोर्ट भी होता है और वहां पे बहुत सारा चलता है। दोस्तों, इसके साथ में रॉ मटेरियल भी बहुत चलता है, जैसे एग्रीकल्चर प्रोडक्ट में से जो आता है वो है कॉटन। कॉटन की भी बहुत सारी डिमांड है वियतनाम में। उसके साथ में स्टील प्रोडक्ट की, जो रॉ स्टील रहता है, उनका भी बहुत सारा डिमांड है वियतनाम में। तो आप ये भी चीजें एक्सपोर्ट कर सकते हो वियतनाम में। एक्सपोर्ट करने के लिए कुछ डॉक्यूमेंटेशन बनाना पड़ता है, जैसे कि आपके पास प्रॉपर्टी फर्म, एलएलपी या प्राइवेट लिमिटेड कंपनी चाहिए, एक आईसी कोड चाहिए, इंपोर्ट एक्सपोर्ट कोड। इसके बिना आपका इंपोर्ट एक्सपोर्ट होता नहीं है। उसके साथ में आपको जीएसटी चाहिए, पैन कार्ड चाहिए, एक एडी कोड भी चाहिए बैंक का। उसी के साथ में आपको एक फाइटोसैनिटरी सर्टिफिकेट भी लगता है कि इसमें कोई कीटनाशक नहीं है, कोई बीमारी से ये प्रोडक्ट नहीं है, इसके लिए फाइटोसैनिटरी सर्टिफिकेट भी लगता है। उसी के साथ में आपको हेल्थ सर्टिफिकेट भी चाहिए, क्योंकि वियतनाम में अगर आप एक्सपोर्ट कर रहे हो, अगर मीट वगैरह बफेलो का तो कर रहे हो, तो उसमें आपको हेल्थ सर्टिफिकेट भी लगता है। उसी के साथ में आपको आरसीएमसी एपेडा में रजिस्ट्रेशन भी चाहिए। अगर आप खाने पीने की चीजें एक्सपोर्ट कर रहे हो तो आपको फसई का लाइसेंस भी लगता है, उसमें फसई में आपका रजिस्ट्रेशन भी होना बहुत जरूरी रहता है। इसके बिना आपका एक्सपोर्ट होता नहीं है। जब आप शिपिंग बिल फाइल करते हो एक्सपोर्ट करने के लिए, तो उसमें कुछ डॉक्यूमेंटेशन बहुत सारे जरूरत रहते हैं, जैसे कि इनवॉइस, पैकिंग लिस्ट, सर्टिफिकेट ऑफ ओरिजिन। सर्टिफिकेट ऑफ ओरिजिन ये टैक्स चुराने के लिए और कौन से कंट्री से एक्सपोर्ट हो रहा है इसके लिए लगता है। फ्री ट्रेड अग्रीमेंट रहने के कारण आप जब इंपोर्ट भी करते हो तो उसमें आपको सर्टिफिकेट का बेनिफिट ले सकते हैं। उसी के साथ में आपको पास एक फाइटोसैनिटरी सर्टिफिकेट भी रहना चाहिए। अगर आप कुछ फूड रिलेटेड
कुछ एक्सपोर्ट कर रहे हो तो आपको फसाई का लाइसेंस भी लगता है। इन डॉक्यूमेंटेशन की आपको बहुत सारी जरूरत रहती है। जब भी आप एक्सपोर्ट करते हो या कस्टम क्लियरेंस करते हो तो उसमें आपको ये डॉक्यूमेंटेशन की जरूरत लगती है। अगर दोस्तों आपको कुछ डॉक्यूमेंटेशन में प्रॉब्लम आता है बनाने में, जैसे आईसी, जीएसटी और गेट में रजिस्ट्रेशन, तो आपको आप कॉल कर सकते हो या मेल भी करके बता सकते हो। हम आपको पूरी तरह से मदद करेंगे। जब आप वियतनाम को एक्सपोर्ट करते हैं उस पे क्वालिटी पे कभी भी कॉम्प्रोमाइज मत करो, क्योंकि वियतनाम को बहुत सारा क्वालिटी वाला प्रोडक्ट पसंद आता है। वहां पे जितनी अच्छी क्वालिटी रहती है उतना आपको उसमें मार्जिन मिलता है। जैसे आप अगर मिर्च एक्सपोर्ट कर रहे हो तो मिर्च में जो ठंडल वाली, बिना ठंडल वाली अगर उसमें मिक्स कर देते हो तो आपको वहां पे जाने के बाद में वो प्रोडक्ट आपका रिजेक्ट हो जाता है, क्योंकि इसमें साइज मैटर करता है। अगर दोनों मिक्स कर देते हो तो जब भी बायर रहता है उनको समझ में आता है ठंडल वाली और बिना ठंडल वाली ये दोनों को कभी भी मिक्स नहीं करना चाहिए, क्योंकि अगर मिक्स हो जाता है तो उसमें आपका प्रोडक्ट खराब होने के बहुत चांसेस रहते हैं और वो समझ में भी आ जाता है कि क्वालिटी वाला प्रोडक्ट नहीं है। जब भी आप एक्सपोर्ट करते हो तो उसमें मॉइस्चर कितना रहना चाहिए, नमीपना कितना रहना चाहिए, उसमें 10% से 12% के बीच में रहना चाहिए। अगर उससे ज्यादा रहता है तो उसमें आपका प्रोडक्ट खराब होने के बहुत चांसेस रहता है, तो उसमें फंगस लगने के बहुत चांसेस रहते हैं। जब भी आप एक्सपोर्ट करते हो मॉइस्चर का प्रमाण रहना चाहिए 10 से 12% के बीच में रहना चाहिए। जब भी आप गुड्स या कार्गो उसमें लोड करते हो तो उसमें ध्यान देना चाहिए, क्योंकि वियतनाम में क्वालिटी वाला सबसे ज्यादा उसमें मार्जिन मिलता है। जितनी क्वालिटी देगी उतना आपको प्रॉफिट मिलता है। वियतनाम में साइज कितनी रहनी चाहिए, क्योंकि वियतनाम ऐसी एक कंट्री यहाँ पे मीडियम साइज वाला बहुत सारा प्रोडक्ट चलता है और उसमें सबसे ज्यादा जो तेजी वाले मसाले रहते हैं उनका बहुत सारा डिमांड है वियतनाम में। तो आप इन चीजों को ध्यान में देके प्रोडक्ट जब भी आप बनाते हो, जब भी एक्सपोर्ट करते हो तो इन चीजों को ध्यान में देके आप एक्सपोर्ट करना चाहिए। अगर इसमें कुछ भी इसमें मिक्स हो जाता है तो आपका प्रोडक्ट वहां पे जाने के बाद में बायर रिजेक्ट कर देता है। एक्सपोर्ट जब आप करते हो तो उसमें पैकेजिंग कैसी रहनी चाहिए, क्योंकि उसमें आपका जो कंटेनर रहता है वो जहाज पे 15 से 20 दिन रहता है, तो इसमें खराब नहीं होना चाहिए। इसलिए आपको पैकेजिंग बहुत सारी इसमें मैटर करता है। जितनी अच्छी पैकेजिंग उतना आपका गुड्स भी अच्छा रहता है। इसलिए आपको क्या करना चाहिए, जो जूट बैग्स रहता है उसका इस्तेमाल भी करना चाहिए, क्योंकि इसमें खराब होने के बहुत कम चांसेस रहते हैं। तो उसमें जो 25-30 किलो वाला जो बैग रहता है जूट बैग का, उसमें इस्तेमाल करना चाहिए। मसाले के लिए वैक्यूम पैकिंग बहुत सारी अच्छी रहती है, क्योंकि इसमें मसाले खराब नहीं होते। इसलिए वैक्यूम वाला जो भी साइज वाला रहता है उनका इस्तेमाल करना चाहिए। आपके मन में सवाल होगा कि हम जब एक्सपोर्ट करते हो तो कौन सा कंट्री सेलेक्ट करना चाहिए एक्सपोर्ट करने के लिए। अगर आप इसमें खाने पीने की चीजें एक्सपोर्ट कर रहे हो, जैसे मीट है, इसमें फूड है या सब्जियां है, तो इसको आपको इसमें रिफर कंटेनर इस्तेमाल करना चाहिए, क्योंकि खाने पीने की चीज रहने के कारण इसमें खराब होने के बहुत चांसेस रहते हैं। इसमें टेम्परेचर मेंटेन रहना पड़ता है, इसलिए क्या करना पड़ता है, इसका रिफर कंटेनर वाला कंटेनर का इस्तेमाल करना रहता है। आप ड्राई कंटेनर में क्या एक्सपोर्ट कर सकते हो, उसमें आप जो अनाज है, कपड़े है, जो ये प्रोडक्ट आप उसमें एक्सपोर्ट कर सकते हो। इसलिए आपको जब भी आपका प्रोडक्ट कैसा है वो सेलेक्ट करके उसमें कंटेनर आपको चॉइस करना पड़ता है। आप ड्राई कंटेनर में खाने पीने की चीज एक्सपोर्ट नहीं कर सकते हैं, यहाँ पे खराब होने के बहुत चांसेस रहते हैं। जब आप एक्सपोर्ट करते हो तो एक्सपोर्ट करने से पहले जरूरी एक बार सैंपल भेजना चाहिए। जो भी आपका बायर है उनको आप सैंपल जरूर भेजना चाहिए, क्योंकि इसमें सैंपल में आपका क्वालिटी समझ में आ जाता है कि आपका प्रोडक्ट कैसा है, क्योंकि वहां पे जाने के बाद में गुड्स आपका रिजेक्ट नहीं होता है। आप उसमें एनसीएल कंटेनर का भी इस्तेमाल कर सकते हो सैंपल भेजने के लिए, और नहीं तो आप एयर कार्गो का भी इस्तेमाल कर सकते हो, एयर से भी भेज सकते हो। जब तक आपका सैंपल पसंद नहीं आता है तब तक आप बल्क में ऑर्डर ना दे, क्योंकि इसमें बल्क में ऑर्डर देने के बाद में वहां पे गुड्स जाने के बाद में रिजेक्ट हो जाता है। जब तक आपका सैंपल पसंद नहीं आता है बायर को तब तक आप बल्क में कार्गो मत भेजना चाहिए। दोस्तों जब भी मैं यहाँ पे कस्टम क्लियरेंस करता हूँ तो यहाँ पे मुझे समझ में आता है कि ये बहुत सारा डैमेज वाला प्रोडक्ट है, कि मैं देखता हूँ कि आगे से थोड़ा अच्छा दिखता है लेकिन पीछे जो कार्गो जो भरे वाला रहता है उसमें पूरा डैमेज सड़े वाला बहुत सारे इसमें डैमेज प्रोडक्ट उसमें मिलते हैं। जो लेने वाला जो बायर रहता है वो सीधा यहाँ से आने के बाद में रिजेक्ट कर देता है, फिर उसको बोलता है कि मुझे इस रेट में ये प्रोडक्ट चाहिए, नहीं तो मैं वापस कर दूंगा। तो इसलिए आप जब भी एक्सपोर्ट करते हो तो जरूर एक बार सैंपल भेजना चाहिए। दोस्तों डैमेज और डिटेशन
ये बहुत सारे नए इंपोर्टर जो रहते हैं, जो इंपोर्ट एक्सपोर्ट शुरुआत करना चाहते हैं, लेकिन ये शब्द सुन के ही डर जाते हैं। दोस्तों डैमेज ऐसा है, आपका कंटेनर अगर कस्टम क्लियरेंस नहीं हुआ है, अब तक वहां पे पड़ा है, तो टाइम से ज्यादा अगर पड़ा है तो आपको डैमेज लग सकता है। इसलिए आपको क्या करना पड़ता है, जो आपका सीएच है उनको आपको पहले डॉक्यूमेंटेशन रेडी करके वो आपको कार्गो कस्टम क्लियरेंस करके छुड़ाना चाहिए। और दोस्तों और शिपिंग लाइन आपको देती है 7 दिन या 14 दिन फ्री टाइम। तो आपको क्या करना चाहिए, जो आपका फॉरवर्डर है ये उसको आपको कहना चाहिए कि हमको 14 दिन या 21 दिन का फ्री टाइम शिपिंग लाइन से चाहिए, क्योंकि इसमें टाइम भी मिल जाता है और आपको डैमेज लगने के बहुत कम चांसेस रहते हैं। बहुत सारे बायर के मन में एक सवाल रहता है, क्योंकि हम एक्सपोर्ट को करना चाहते हैं लेकिन हमको बायर कहाँ मिलेगा। तो दोस्तों आपको जो एपेडा में अगर आपका रजिस्ट्रेशन है तो आपको वहां से एक्टिव बायर की लिस्ट निकाल सकते हो, क्योंकि एपेडा के इसमें बहुत सारा बायर आपको मिलता है, वहां पे एक्टिव बायर की बहुत सारी लिस्ट मिलती है। टेयर फ्रेड से जैसे वियतनाम में जो एक्सपो लगता है फूड का, वहां से भी आप बायर ढूंढ सकते हो। इससे पोर्टल भी है, जैसे कि B2B है, अलीबाबा पोर्टल है, ट्रेड इंडिया है, इंडिया मार्ट है और इंडियन एम्बेसी ऐसी एक है जिस कंट्री को सबसे ज्यादा अगर इंपोर्ट हो रहा है तो उनको आप लिस्ट मंगा सकते हो। इंडियन एम्बेसी को मेल करके आप वहां से भी वहां बायर की लिस्ट आप मंगा सकते हो। तो ऐसे बहुत सारे प्लेटफॉर्म है, लेकिन दोस्तों ऐसे प्लेटफॉर्म पे वहां पे फ्रॉड होने के बहुत चांसेस रहते हैं। तो इन फ्रॉड बायर से आप कैसे छुटकारा पा सकते हो, आपको ध्यान में कैसे आना चाहिए, उनका आप ईसीजीसी में क्रेडिट रिपोर्ट चेक करना चाहिए, उनका प्रोफाइल चेक करना चाहिए कि ये सही वाला बायर है या फ्रॉड करने के चक्कर में है। उसमें आपको रेट से ज्यादा वो आपको दे सकता है। अगर मार्केट में जो रेट चल रहा है उससे ज्यादा अगर वो डिमांड में दे रहा है आपको ऑर्डर, तो समझ लो फ्रॉड करके चक्कर में है। तो आपको सावधान रहना चाहिए। जब भी आप एक्सपोर्ट करते हो, जब भी बायर फाइंड करते हो, तो आपको क्या करना चाहिए, जो ईसीजीसी जो पोर्टल रहता है वहां पे जाके आप क्रेडिट रिपोर्ट वहां बायर का चेक करना चाहिए, क्योंकि इसमें क्रेडिट रिपोर्ट में पूरा मेंशन रहता है कि बायर ये फ्रॉड है या सही वाला है, आपको समझ में आ जाता है। दोस्तों अगर आप नया इंपोर्ट एक्सपोर्ट शुरुआत करना चाहते हो और नया पहला ही ऑर्डर है आपका, तो आप क्रेडिट पे या उधारी पे माल कभी ना बेचे। जब तक आपका बायर आपसे पुराना नहीं होता, जब तक बायर आपसे मिलता नहीं है, जब तक बायर की आपकी अच्छा पहचान नहीं होती है, तब तक आप उस पे उधारी पे माल ना बेचे, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारा फ्रॉड होता है। इसलिए आप जब भी एक्सपोर्ट करते हो तो पूरा 100% पेमेंट में काम करना चाहिए, क्योंकि इसमें फ्रॉड होने के बहुत चांसेस रहते हैं। दोस्तों अब बात करती है कि पेमेंट किसमें लेना चाहिए, क्योंकि इसमें पेमेंट में बहुत सारा फ्रॉड होता है। तो दोस्तों मैं कहना चाहता हूँ कि 100% आप एडवांस पेमेंट में काम करना चाहिए। जब भी अगर आपका पहला एक्सपोर्ट है और पहला ही शिपमेंट है तो आप 100% में ही काम करना चाहिए, कि बायर को बोलना चाहिए आपको 100% में पेमेंट चाहिए। अगर बायर मना कर रहा है तो आप क्या करना चाहिए, एलसी का इस्तेमाल करना चाहिए, लेटर ऑफ क्रेडिट। इसकी बायर की बैंक गारंटी देती है कि बायर अगर पैसा नहीं दिया तो हम आपको पैसा देंगे। तो इसलिए आपको लेटर ऑफ क्रेडिट में भी पेमेंट ले सकते हो। अगर जब तक आपका बायर पुराना नहीं होता है तब तक डीएआर या डीपी का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये फ्रॉड होने के बहुत चांसेस रहते हैं। तो दोस्तों आप बीएल के अगेंस्ट भी ले सकते हो, 30% एडवांस 70% कॉपी ऑफ बीएल के अगेंस्ट में, क्योंकि इसमें आपसे पेमेंट माना जाता है। दोस्तों एक ग्राउंड रियलिटी बताऊं कि आपको, क्योंकि इसमें इतना आसान भी नहीं है और जितना लगता है उतना मुश्किल भी नहीं है एक्सपोर्ट करना या इंपोर्ट करना। लेकिन दोस्तों आपको साइकिलिंग के साथ में अगर काम करते हो, अगर आपको बेसिक सा नॉलेज है, अगर आप कुछ सीएचए के साथ में काम किया है, आपको डॉक्यूमेंटेशन में अगर समझ में आ गया या कस्टम क्लियरेंस समझ में आ गया, तो आप आसानी से यहाँ पे इंपोर्ट एक्सपोर्ट की शुरुआत कर सकते हो। तो आपके मन में सवाल होगा कि इसमें अगर हम इंपोर्ट एक्सपोर्ट शुरुआत करते हैं तो हमको कितना प्रॉफिट मार्जिन मिलेगा। दोस्तों इसमें कम मिनिमम अगर एग्रीकल्चर प्रोडक्ट है, फूड्स है, तो उसमें मिनिमम 8% से तो 15% में आपको प्रॉफिट मार्जिन मिलता है। तो आपको क्या करना चाहिए, अगर उसमें डिपेंड करता है अगर आप कौन से प्रोडक्ट एक्सपोर्ट कर रहे हो। अगर आप उसमें स्क्रैप में कर रहे हो या स्टील है, अगर उसमें कुछ कपड़े का है, कॉटन का, तो उसमें अलग अलग में इसमें आता है। तो आप उसमें इसमें एग्रीकल्चर प्रोडक्ट में अगर आप मिनिमम 8% से 15% में इसमें प्रॉफिट कमा सकते हो। तो आप सोचिए इतने सारे प्रोडक्ट है तो आप कितना प्रॉफिट कमा सकते हो। तो इसलिए आपको बेसिक सा नॉलेज चाहिए जब आप एक्सपोर्ट करते हो, क्योंकि एक्सपोर्ट में बहुत सारा फ्रॉड होता है, लेकिन कोई बताता नहीं है कि कैसे फ्रॉड होता है। तो इसलिए आप थोड़ा सा आपको नॉलेज भी चाहिए एक्सपोर्ट इंपोर्ट का। ये कौन कर सकता है, इंपोर्ट एक्सपोर्ट की शुरुआत कौन कर सकता है। अगर आप किसान है, अगर आप स्टूडेंट है, आप नए ट्रेडर्स है,
तो आप भी आसानी से एक्सपोर्ट कर सकते हो। बस आपको थोड़ा सा डॉक्यूमेंटेशन का नॉलेज चाहिए, बेसिक सा नॉलेज चाहिए। अगर आपको स्मॉल क्वांटिटी के साथ में शुरुआत ही करना चाहिए, क्योंकि पहला शिपमेंट है तो आप सैंपल ही भेजना चाहिए और बड़े ऑर्डर भी नहीं देना चाहिए, क्योंकि इसमें फ्रॉड होने के बहुत चांसेस रहते हैं। बल्क में करते हो तो फ्रॉड हो गया तो बैकअप के लिए आपके पास कुछ नहीं रहता है, ऑप्शन नहीं रहता है। आप एलसीएल कंटेनर से शुरुआत करो, उसमें थोड़ा कार्गो जाता है, उसमें सैंपल तौर पे भेजना चाहिए। उसमें आपको सीखने में बहुत सारा मिलता है और आपको समझ में नहीं आता है कि अपना गुड्स का कितना रेट है, कौन सी क्वालिटी वियतनाम में चलती है, ये आपको समझ में आता है। दोस्तों क्या ऐसा कुछ बताते नहीं है, लोग सीधा एक्सपोर्ट कर देते हैं, वहां पे जाने के बाद उनका कार्गो रिलेक्स हो जाता है, कस्टम क्लियरेंस भी नहीं होता है और पूरा पैसा डूब जाता है। जब आप एक्सपोर्ट करते हो तो गवर्नमेंट भी आपको उसमें बेनिफिट या सब्सिडी देती है, जैसे कि रोड टैप पे जो टैक्स लगता है उसमें कुछ आपको बेनिफिट मिल जाता है। जिसमें ड्रॉबैक आता है, जो रॉ मटेरियल पे आता है कुछ लगता है, उसमें मिनिमम 1% से 4% तक उसमें आपको ड्रॉबैक भी जो टैक्स लगता है वो रिफंड हो जाता है। तो ऐसे गवर्नमेंट भी आपको जब एक्सपोर्ट करती है तो बेनिफिट भी उसमें मिलता है। जब भी आप एक्सपोर्ट करते हो तो आपको अच्छा सा सीएचए चुनना चाहिए। ये नॉन प्रोफेशनल सीएचए अगर चुनते हो तो उसमें आपको बहुत सारा नुकसान हो जाता है, इसलिए आपको प्रोफेशनल सीएचए चुनना चाहिए जो वियतनाम में बहुत सारा आपका एक्सपोर्ट करता है, क्योंकि उनके पास नॉलेज भी रहता है। आप थोड़े पैसे बचाने के चक्कर में लाखों का नुकसान कर बैठते हैं, इसलिए जो भी सीएचए रहता है उनको प्रॉपर नॉलेज रहना चाहिए। नॉन प्रोफेशनल सीएचए नहीं चुनना चाहिए, क्योंकि वहां पे फ्रॉड हो गया, अगर आपका कार्गो जल्दी नहीं गया तो आपका नुकसान हो जाता है, क्योंकि उसका प्रोडक्ट भी खराब हो जाता है। अगर आप फूड प्रोडक्ट है, दोस्तों वियतनाम एक्सपोर्ट के लिए बेहतरीन मार्केट है, क्योंकि यहाँ पे क्वालिटी वाला प्रोडक्ट चलता है और यहाँ पे जितनी क्वालिटी अच्छी रहती है उतना आपको प्रॉफिट मार्जिन मिलता है। तो क्वालिटी पे निर्भर करता है, इसलिए आपको सिर्फ सही डॉक्यूमेंटेशन, सही नॉलेज की बहुत सारी जरूरत रहती है। दोस्तों इस वीडियो में मैंने पूरा स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस बताया कि एक्सपोर्ट कैसे किया जाता है, कौन से डॉक्यूमेंटेशन रहते हैं और इसमें प्रॉफिट मार्जिन कितनी रहती है। तो ये वीडियो आपको कैसे लगा एक कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, और आप कौन सी कंट्री से या कौन सी पोर्ट से आप एक्सपोर्ट कर रहे हो वो जरूर बताएं। वीडियो को अच्छा लगा तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।